अनम, फरजाना एंड बुशरा, आप तीनों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है वेबिनार का हाउ टू मेक अ डाइट प्लान। ये मैंने आप लोगों को एक वर्ड फाइल शेयर किया है, काइंडली आप लोग उसको ओपन कर लें। और अगर आपको स्क्रीन क्लियर है तो आप लोग उस पर भी देख सकते हैं। हाउ टू मेक अ डाइट प्लान। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे कि डाइट प्लान हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ के डाइट प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है और डाइट प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मरियम अमजद। आई एम ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आप लोगों को न्यूट्रिशन के हवाले से, फिटनेस ट्रेनिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से या फिर स्किन के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू हो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, हाउ टू मेक अ डाइट प्लान। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना तो मैं सबसे पहले उनको देखती हूँ, उनकी असेसमेंट करती हूँ और देन आई विल प्लान अ डाइट फॉर देम। वो क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं ये बात समझती हूँ कि हमारे जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं वो दवाइयों के इतनी आदी हो चुके हैं कि वो दवाइयाँ खाते हैं तो वो उन्हें फील होता है कि हम ठीक हैं। अगर वो दवाइयाँ छोड़ देंगे तो उन्हें फील होगा कि नहीं, हम तो बीमार हो गए हैं या हम हमारी सेहत खराब हो रही है। जबकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है। अब आज के दौर में जब डाइट प्लानिंग और डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट का दौर है, उसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी बीमारी को, हाँ जिस तरह कैंसर हो गया या एड्स हो गई, अल्लाह माफ करे, अगर इस तरह की कोई बीमारी किसी को होती है उसके अलावा हम तमाम बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं थ्रू आवर डाइट। सबसे पहले एक आम बंदा, अगर वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, वो डाइटिशियन नहीं है, वो कोई फिटनेस प्लानर नहीं है, अगर वो एक आम बंदा है ना, उसके लिए भी डाइट प्लानिंग उसको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, क्या हम इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हेल्पफुल है, हमें उससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी और हमें खाने में लेना क्या चाहिए। इस चीज़ का किसी के पास भी नॉलेज नहीं होता। और माशाल्लाह से आजकल तो जंक फूड और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस और इन सब का ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि हम छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें खिला रहे होते हैं, डाइट तो बिल्कुल साइड पे चली जाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड दिया, एक ओवरव्यू दिया। अब हम लोग अपना जो आज का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। How to make a diet plan. Creating a diet plan is an important responsibility as a dietitian as it directly impacts the health and well-being of your clients and patients. As a dietitian, it's our responsibility to take care of our patients' health, to take care of their diseases. If they had diabetes, if they had PCOS, if they are like typhoid, liver, any of their problem, we can cure the disease with our diet or with our treatments. Here is a complete guide with important instructions to help you create an effective diet plan. Creating a personalized diet plan as a dietitian involves considering the individual's nutritional needs, lifestyles, and health goals. अच्छा, मैंने ना कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे बनाई थी, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। लेकिन मैंने ये इन डिटेल वर्ड पे एक फाइल इसलिए क्रिएट किया है कि आप लोगों को डाइट प्लान बनाने की बिल्कुल जो बेसिक है ना, वहां से लेके जो एडवांस तक के हम एंड पे पेशेंट को क्या देते हैं वो सब चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होता है, टू अंडरस्टैंड पेशेंट नीड्स एंड गोल। हमारे पास जब एक पेशेंट आता है ना तो हम सबसे पहले उसको बीएमआई बीएमआर कैलकुलेट नहीं करने लग जाते। हम लोग ये चेक करते हैं कि वो जो पेशेंट, जो बंदा हमारे पास आया, उसको चाहिए क्या, उसकी क्या नीड्स है और उसका गोल क्या है। मे बी some of them are obese, maybe some of them are lean. If a person is obese, obviously they want to lose weight. If a person, he or she is lean, they want to gain weight, they want to gain muscles. तो हमने अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट इज इनिशियल असेसमेंट। कंडक्ट अ थोरो असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट मेडिकल हिस्ट्री। हमने उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उनका हेल्थ स्टेटस चेक करना है, उनसे पूछना है कि आपको प्रीवियस हेल्थ के क्या इश्यूज रह चुके हैं, कोई लिवर का मसला है, किडनी का है, टाइफाइड है, कुछ भी है, वो हम सब उनसे मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हम उनसे उनका लाइफस्टाइल पूछेंगे। Obviously all of them are not from elite class, all of them are not from like low middle class. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीडियोकर होते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल ना बहुत ज्यादा हाई होती है ना बहुत ज्यादा लो होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट बता सकें। एंड ऑल्सो देयर डाइटरी प्रेफरेंसेस, के उनको डाइट में क्या पसंद है, क्या वो शौक से खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी डाइट प्लान करें।
स्पेसिफिक गोल्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट के क्या गोल्स हैं, उनको वेट लूज करना है, मसल गेन करना है, कोई क्रोनिक कंडीशन है जिसको वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हमें गोल्स का पता होगा तभी हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देन वी हैव न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कंसीडर फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, एक्टिविटी लेवल एंड एनी स्पेशल डाइटरी नीड्स। अब जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, हम चेक करते हैं कि वो उनकी क्या एज है, उनका जेंडर क्या है, अगर मेल है तो उनकी क्या प्रेफरेंसेस होंगी, अगर फीमेल है तो वो क्या होगा, अगर कोई बच्चा है तो उसके क्या होगा। हर एज के हिसाब से, हर जेंडर के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। देन वी विल कस्टमाइज देयर डाइट। हमने उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री ले ली, हमने उनसे उनका हेल्थ स्टेटस ले लिया, हमने उनसे उनकी लाइफस्टाइल पूछ ली, उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस ले ली, हमें ये पता है कि वो कौन सा जेंडर है उनका, हमें ये पता है कि उनकी एज क्या है। हम ये देखें, अगर कोई फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज मेल, अगर आपके पास कोई मेल पर्सन आता है, आपका पेशेंट है, आपसे डाइट प्लान बनवाना चाह रहा है, तो क्या होगा, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या काम करते हैं, आया कि आपका कोई बिजनेस है, आप कोई वर्कर है। क्योंकि देखें, इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर, इफ अ पर्सन इज अ टीचर, इफ अ पर्सन इज अ डेली वर्कर, they have their physical activity, they are going from one place to another, they are working. But if a person is from business, if a person is working in a bank, if a person is working in a shop, obviously they are sitting and they are doing their work. तो एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अफेक्ट करती है। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशंस पे आएँगे और हम डाइट प्लान को कस्टमाइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, हमने क्या करना है, हमने कैलोरी कैलकुलेशंस करनी है। जब हमारे पास कैलोरी कैलकुलेशंस आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि उस पेशेंट को कार्ब्स के पोर्शन में हमने क्या देना है, प्रोटीन्स में क्या देना है, फैट्स में क्या देना है। देन वी विल प्लान कि हमने उनकी मील की टाइमिंग्स क्या करनी है, ठीक है? हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग रात को 10 बजे उनको कहेंगे जी आप 2 चिकन के पीस खा लें, आप रोटी खा लें, आप व्हाइट राइस खा लें। इफ अ पर्सन इज ओबीस, अगर कोई बंदा मोटा है, ऑब्वियसली उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हम पेशेंट को उनकी बॉडी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग डाइट बताएंगे, ताकि अगर कोई पर्सन ओबीस है तो हम उनको थोड़ी हैवी चीज नॉर्मल देंगे, लंच के टाइम देंगे, ताकि वो लंच में वो चीज लें और शाम तक जब वो वॉक करें, वो थोड़ी सी उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, वो चीज उनकी डाइजेस्ट हो जाए। ना कि हम रात में उनको हैवी खाना दे दें कि वो रात को सो जाएं और उनका वो खाना डाइजेस्ट ना हो और उनका फैट वैसे का वैसे उनकी बॉडी में स्टोर होता रहे। Then we have food preferences and restrictions. Obviously, as a dietitian, as a nutritionist, as a trainer, हम लोग अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपने क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी। जंक फूड नॉट अलाउड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी आइटम्स नॉट अलाउड। हाँ ठीक है, चीट मील्स आप कर सकते हो, वीक में एक बार आप खा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप ऑन एंड ऑफ डेली बेसिस पे इन चीज़ों को यूज़ करो। देन वी हैव इनकॉर्पोरेट वैरायटी एंड बैलेंस। हमें पता होना चाहिए कि हम जो डाइट प्लान बना रहे हैं उसमें हम डिफरेंट वैरायटी ऐड करें फूड्स की, डिफरेंट फूड ग्रुप से हम लोग फूड को ऐड करें, ताकि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमारे पेशेंट को अकॉर्ड विद डाइट जाए। उसके बाद हम उन्हें पोर्शन कंट्रोल के बारे में गाइड करें कि आपने अपना जो भी खाना लेना है उसे पोर्शन कंट्रोल के अकॉर्डिंग यूज करना है, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने अपनी जो क्रेविंग्स हैं, जो सेटिस्फेक्शन है, जो हंगर है, उसको कैसे खत्म करना है। देन वी हैव हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन। हम उनको डाइट प्लान में हेल्दी स्नैक्स भी देंगे, ताकि अगर मील टाइमिंग नहीं है, लाइक ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच का टाइम नहीं है, डिनर का नहीं है, अगर उन्हें भूख फील हो रही है तो वो उस टाइम में क्या यूज कर सकते हैं अपनी क्रेविंग को खत्म करने के लिए। ओके, देन वी हैव एजुकेट ऑन माइंडफुल ईटिंग। अब आप में से किसी को पता है कि माइंडफुल ईटिंग क्या है? इफ एनीवन नो। ओके, सो माइंडफुल ईटिंग का, माइंडफुल ईटिंग बेसिकली क्या है, जस्ट अ सेकेंड। तो माइंडफुल ईटिंग क्या होती है कि आजकल क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाने लगते हैं ना, हमारे आगे जब हमारी प्लेट आती है खाने की, तो हम लोग दूसरी तरफ मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। मीन्स कि हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ होता है और दूसरी तरफ से हम खाना बस मुंह में डाल रहे होते हैं। या तो हम मोबाइल यूज कर रहे होंगे, या हम टीवी देख रहे होंगे, या हम लोग कहीं बाहर हैं, तो हमारा ध्यान किसी और चीज पे होगा, हमारा फोकस, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे फूड पे नहीं होती। उससे क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, हम क्या खा रहे हैं। हो सकता है अल्लाह ना करे उस फूड के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, कुछ खाना बनाते टाइम कुछ बीच में गिर गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने उसे खा लिया और वो आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत
न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस बारे में गाइड कर सकें कि उन्हें जब खाना खाना है, दे नीड टू कंसंट्रेट, दे नीड टू फोकस ऑन देयर फूड, नॉट एनीथिंग एल्स। If you are having your food on your table, you need to quit everything and you just need to focus on your food and you need to start eating. Okay? मतलब अगर आप जिस तरह बच्चे हैं, बच्चे खा रहे होते हैं, दूसरी तरफ कार्टून्स देख रहे होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, और ऐसा खाना आपकी बॉडी को फील भी नहीं होता कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। तो माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो इसी वजह से कराया गया है कि ताकि हम ये जो लैक ऑफ फोकस है, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग ईटिंग, उसको खत्म कराया जा सके और प्रॉपर फोकस और कंसंट्रेशन के साथ खाना खाएं, ताकि आपकी जो हंगर है, जो आपकी भूख है, वो भी खत्म हो और आपको फील हो कि आपने कुछ खाया है। आपकी जो फुलनेस वाली फीलिंग्स है ना, वो आपकी बॉडी को आएंगी। फर्स्ट इज हंगर एंड फुलनेस। टीच क्लाइंट्स टू लिसन टू देयर बॉडी हंगर्स एंड फुलनेस सिग्नल्स। अब कभी ऐसे होता है कि आपकी बॉडी, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भी भर गया, लेकिन स्टिल आपका ध्यान मोबाइल पे और आप खाना खाए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप 2-3 रोटियां खा जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट चला जाएगा और वो आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा, जो आपकी बॉडी में मज़ीद डिजीज़ेज़ पैदा करेगा। अगर आपका ध्यान खाने की तरफ होगा, मेबी 1 रोटी खा के ही आपका पेट भर जाए और आप उसी टाइम खाने की बस कर दें। तो माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट आपको अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को देना बहुत ज़रूरी है। ईटिंग एनवायरनमेंट हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएँ, किसी काम एनवायरनमेंट में बैठ के खाना खाएँ, शोर और रश वाली एनवायरनमेंट ना हो, हलचल ना मची हुई हो, सुकून के साथ बैठ के खाना खाएँ। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को सैटिस्फैक्शन फ़ील होगी और डाइजेशन में हेल्प करती है ये। एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप लोग खाना खाएँ, टीवी, स्मार्टफ़ोन्स, लैपटॉप एंड ऑल दीज़ डिस्ट्रैक्शंस डिड नॉट केम टू योर ईटिंग प्लेट। देन वी हैव मॉनिटर एंड एडजस्ट। अब आपने एक पेशेंट है, उसका आपने डाइट प्लान बना दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक दफ़ा, वो आपके पास आया, उसने आपको फ़ी दिया, आपने उसको डाइट प्लान बना दिया और उसके बाद आपने उसको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया। नो, यू नीड टू चेक अप ऑन देम, यू नीड टू फॉलो अप टू देम। आपको एटलीस्ट 15 डेज़ में एक बार अपने पेशेंट का फॉलो अप करना है। आपको उनसे पूछना है, मॉनिटर करना है कि आप रेगुलर मील्स में क्या ले रहे हैं, आप डाइट को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपने कोई चीट मील तो नहीं की। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यू नीड टू हैव प्रॉपर डाटा ऑफ योर क्लाइंट, ऑफ योर पेशेंट्स फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट। आपको पता हो कि आपका पेशेंट जब फर्स्ट डे आपके पास आया था, उसका क्या वेट था, क्या उसकी बॉडी मेजरमेंट्स थी और आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 20 डेज़ उनकी बॉडी की क्या मेजरमेंट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपका पेशेंट है वो आपसे फ्लेक्सिबल होके पूछ सके, आपसे गाइडलाइंस ले सके। आप अगर वो क्या कहते हैं, किसी भी किस्म की उन्होंने चीट करनी है, उनको इश्यू आ रहा है, कभी ऐसे होता है कि आप कहीं बाहर चले जाते हो, आप डाइट फॉलो नहीं कर पाते, तो पेशेंट की डॉक्टर के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग आपसे कर सके और आपको ईज़िली, और आप उन्हें अच्छे से गाइड भी करें। आपको अपने क्लाइंट का फीडबैक लेना है। इसके अलावा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। एक डॉक्टर को हमेशा अपने पेशेंट्स के, अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को, उनकी क्रेविंग्स को, उनकी ट्रैवल को, अगर वो लोग कोई टूर पे जा रहे हैं, कुछ भी करें, आपको उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन वी हैव एम्फसाइज हाइड्रेशन। हमें अपने पेशेंट्स को उनके डाइट में वाटर इनटेक इंक्रीज करवाना है। हमने उन्हें इस चीज़ के बारे में गाइड करना है कि आप डेली बेसिस पे वाटर का इनटेक ज़्यादा करें। शुगरी बेवरेजेस और दूसरी जो भी ड्रिंक्स हैं और जो टी है, कॉफ़ी है, उसका जो यूज़ है वो बहुत कम करना चाहिए। प्रोमोट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब डाइट प्लान हम बनाते हैं ना, हम डाइट प्लान में ऐसी चीज़ें अक्सर डाइटिशियंस ऐड कर देते हैं जो पेशेंट उसको फॉलो ही नहीं कर पाता। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बुरिटो बाउल बना के दे दिया पेशेंट को कि आपने इस टाइम में ये लेना है, बुरिटो बाउल के अंदर टोटल 5 टू 6 एलिमेंट्स होते हैं और उन 5 टू 6 एलिमेंट्स को खाने के लिए पहले उन्हें प्रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है। और आजकल की जो हमारी इतनी रशी लाइफ़ चल रही है, इतनी भागम-भाग है, उसमें क्या होता है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटा, 2 घंटा पहले अपनी मील प्रिपेयर करे और फिर उसको खाए। और ऐसे होता है कि घर में मम्मा या मेड्स आती हैं या कोई भी घर में कुकिंग करता है, तो वो एक ही खाना बनता है और सबने वही खाना होता है। इफ अ पर्सन इज ऑन डाइट, अगर कोई स्पेसिफिक बंदा डाइट पे है, तो ऑब्वियसली वो घर वाला खाना नहीं खाएगा। उसको अपने लिए अलग से मील प्लान करनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए एज अ डाइटिशियन, हम अपने पेशेंट को ऐसा मील प्लान बताएं कि जो इजी टू यूज हो, जो इजी टू प्रिपेयर हो और जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब उसको लंबे अरसे तक फॉलो किया जा सके। अवॉइड एक्सट्रीम डाइट्स। सेम बात जो मैंने अभी आपसे की है कि हम उसके अंदर ऐसी चीज़ें ऐड ना करें जो पेशेंट के लिए फ़ॉलो करना मुश्किल हो। इसके साथ-साथ हम पेशेंट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेशेंट आया है
he is taking 2500 calories per day, okay, and he is obese टाइप 2 में वो लाई करते हैं और वो 2500 कैलोरीज डेली बेसिस पे ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे नहीं करना कि हमने फर्स्ट प्लान के अंदर फर्स्ट डे उनकी 1500 कैलोरीज माइनस करके उन्हें 1000 कैलोरीज का डाइट प्लान दे देना, नो। बिकॉज इससे क्या होगा, उन्हें एकदम से वीकनेस शुरू हो जाएगी, उनकी बॉडी में से फैट तेजी से रिमूव होगा और ये चीजें जो है मजीद डिजीजेस कॉज करती हैं, इससे उनकी बॉडी में मजीद इश्यूज क्रिएट होंगे। हमें हमेशा फैट डाइट की तरफ नहीं जाना, हमें क्विक रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना, हमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की तरफ जाना है। मींस कि हम उनको इस तरह का डाइट प्लान दें, हम फर्स्ट प्लान में उनकी 500 कैलोरीज माइनस कर दें, नेक्स्ट प्लान में हम उनकी 800 कैलोरीज माइनस कर दें। मतलब हमने आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी को यूज टू करना है फॉर द डाइट, नॉट कि हम फर्स्ट डे ही उनकी बॉडी को डाइट के लिए बना लें और फिर 15 दिन के बाद वो पेशेंट दोबारा आपके पास आए ही नहीं, क्योंकि वो कहें कि देखें, मतलब इस बंदे ने मुझे, इस डॉक्टर ने मुझे वीक कर दिया, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं अपना डेली बेसिस की जो रूटीन है उनकी वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेम थिंग कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, आपने अपने पेशेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपने उनको सपोर्ट करना है और पेशेंट का भी यही काम है कि वो अपने डॉक्टर के साथ पूरी पूरी जो सपोर्ट है वो करे। इसके बाद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि आपने अपने पेशेंट को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, आपने उन्हें ये बताना है कि वो जो डाइट कर रहे हैं उससे उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, दे विल लूज वेट। इफ अ पर्सन वांट्स टू गेन वेट, यू नीड टू मोटिवेट देम, यू विल गेन मसल्स, you will gain weight. If a person is having kidney issues, you need to motivate them, you will lose your kidney issues, you will you will get rid of these issues in some time, maybe 1 month lag jaye, 2 months lag jaye, but you will get it, you will get your target. Last is documentation. You need to have proper documentation, proper plans, proper record of your patients. You need to have proper ethics, like whenever someone is coming to you, whenever someone is coming to you for your consultation, whether it's online or physical, you need to have proper ethics with your patient. You need to guide them accordingly, according to their needs. Then we have continued education. उनको आपने प्रॉपर गाइड करना है, उनको आपने जो डेली बेसिस पे हमारे शॉर्ट कोट्स होते हैं वो आपने उनको सेंड करने हैं, उनको बताना है कि उनकी बॉडी में क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे अपने आप को एक हेल्दी ईटिंग की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, ये तो था प्रॉपर डाइट प्लान बनाने का जो एक ओवरव्यू होता है कि हम डाइट प्लान बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एज अ डाइटिशियन हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं, एज अ पेशेंट क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गोल्स क्या है, टारगेट क्या है, नीड्स क्या है। ये तो एक वर्बल कम्युनिकेशन थी ना कि आपने डाइट प्लान बनाना है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। अब डाइट प्लान बनेगा कैसे? एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, ही इज ओबीस, वो मोटा है, ठीक है, ही वांट्स टू लूज वेट, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना वो या तो लूज वेट के आते हैं, या पीसीओएस की फीमेल्स आती हैं, या डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं। ये तीन चीजें तो बहुत कॉमन है ना आजकल, ठीक है। तो अगर आपके पास, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लूज वेट की, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है वो लूज वेट करना चाहता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपने जब उससे उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी नीड्स, उसके गोल्स, उसके टारगेट, सब चीजें पूछ ली, डाइटरी प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल, हर चीज आपको पता चल गई। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, डाइट प्लान बनाने के लिए, कि आया पेशेंट को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैलोरीज वो ले रहा है, कितनी कैलोरीज हमने माइनस करनी है। तो उसके लिए क्या होता है, हम सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, किसी ने वेट लूज करना होता है, किसी ने मसल गेन करना होता है, किसी ने मेंटेनेंस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल इज ऑन 50 केजी, तो वो चाहती है कि उसका वेट जो है वो 50 केजी ही रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, उसको हम वेट मेंटेनेंस बोलते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट की कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और कितनी कैलोरीज वो इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट का बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई का सिंपल सा फॉर्मूला है, बीएमआई इज इक्वल्स टू वेट इन केजी। पेशेंट का वेट हम केजी में लेंगे, हाइट हम मीटर स्क्वायर में लेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम लोगों ने क्या कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट इज 70 केजी, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी इशू हो। हमने वेट को केजी में ले लिया, हाइट हमारे पास मीटर्स में है, अब हमें चाहिए मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम हाइट को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम हाइट की वैल्यू को दोबारा हाइट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हाइट का मीटर स्क्वायर आ जाएगा और उसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास एक पेशेंट है, उसका 70 केजी वेट है,
एंड 1.75 मीटर्स वो टॉल है। तो हम क्या करेंगे, 70 kg हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 1.75, उसका स्केयर लेना है हमने। जब हमने 1.75 का स्केयर ले लिया, जो आंसर आएगा उसको हम 70 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास हमारा बीएमआई आ गया। अब 22.86 जो बीएमआई है वो हमारे पास इस टाइम नॉर्मल वेट में कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें रीडिंग्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग 22.86 बीएमआई जो है वो नॉर्मल है। हमने वो बीएमआई का जो हमारे पास चार्ट होता है उसमें हमने देख लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडर वेट जो होते हैं वो लेस देन 18.5 होता है, नॉर्मल वेट 18.5 से लेके 24.9 तक होता है, ओवर वेट विल बी 25 to 29.9, एंड ओबेसिटी क्या होती है, जो मोर देन 30 होता है जिसका बीएमआई। ठीक है, ये हमारे पास बीएमआई कैटेगरीज थी। अब सबसे पहले तो हमने बीएमआई ले लिया, ठीक है। बीएमआई के बाद हमने क्या करना है, अब हमने कैलोरी कैलकुलेशंस करनी है। कैलोरी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास टोटल दो चीजें होती है, एक होता है बीएमआर, एक होता है टीडीईई। बीएमआर इज बेसिकली बॉडी मेटाबॉलिक रेट, एंड टीडीईई टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं आपको बीएमआर के बारे में बताऊंगी। बीएमआर में क्या होता है, हमारे पास एक कांस्टेंट इक्वेशन है जो हमें WHO की तरफ से दी गई है, उसमें कोई हम चेंजिंग्स नहीं कर सकते। हाँ, डाइटिशियंस अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर लेते हैं, लाइक कुछ लोग जो है वो हारिस बेनेडिक्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और कुछ जो होते हैं वो मिफलिन सेंट जियोर इक्वेशन को यूज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा इजी लगता है, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके बीएमआर कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आपके पास बीएमआर की वैल्यू आ जाती है तो तब आप लोगों ने टीडीईई लेना होता है। और टीडीईई बेसिकली क्या होता है, जो बीएमआर की वैल्यू आती है ना, उसको हम सिंपल पेशेंट के एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक्टिविटी फैक्टर क्या होता है, हमने ये देखना है कि जो हमारा पेशेंट है वो है फिजिकली फिट है, वॉक करता है, चलता फिरता है, सोता है, उसका एक्टिविटी फैक्टर डिफरेंट होगा। अगर हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और हम किसी वार्ड की रोटेशन में गए हैं, वहां पे हमारे पास एक आईसीयू का पेशेंट है, तो आईसीयू के पेशेंट की एक्टिविटी फैक्टर डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर कोई सर्जिकल पेशेंट है, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसका एक्टिविटी फैक्टर डिफरेंट होगा। मतलब जो भी हमारे पास बीएमआर की वैल्यू आएगी उसको हम लोग टी फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास TDEE आ जाएगा। और कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, कैलोरी कैलकुलेशंस के लिए ये दो बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इजीली कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने दोनों इक्वेशंस यहाँ मेंशन कर दी हैं। ये फर्स्ट वन पे है बीएमआर, ठीक है, फॉर मेन फॉर वुमेन दोनों की वैल्यूज चेंज होती हैं। हारिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है, यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन है कि आपने ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आपने वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये कांस्टेंट है, इसको आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर एज को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये एक पूरी इक्वेशन है, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, और आप लोगों ने मेन की बीएमआर निकाल ली, वुमेन की निकाल ली। नीचे जो है वो मिफिन सेंट जियोर इक्वेशन है, अगर आप इसको यूज करना चाहें इसको कर सकते हैं, हारिस को करना चाहें उसको कर सकते हैं। देन वी हैव कैलकुलेट योर टोटल डेली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर सबका डिफरेंट होता है। सेडेंट्री मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल जिनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती उनका होता है 1.2। ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं या जिनके कुछ स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है, 1 to 3 times अ वीक, उनकी एक्टिविटी फैक्टर होती है 1.3। अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में है 3 to 5 times अ वीक, उनकी एक्टिविटी फैक्टर 1.5 होता है। इसी तरह कोई बहुत ज्यादा एथलीट है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करता है, उसका एक्टिविटी फैक्टर 1.7 होगा। और लास्ट पे जो सुपर हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल जॉब्स करते हैं, उनका 1.9 होता है। और जो हमारे पास आईसीयू के या जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनका 1.1 होता है, वो मैं आपको ऐसी वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। और जो बिल्कुल नॉर्मल होता है उसका हम लोग ये सेडेंट्री में कैलकुलेट करते हैं। जो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं ना उनको हम लोग सेडेंट्री में ले लेते हैं, और उसका हम बीएमआर जो है वो 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, मुझे बता दें।